हे फ्रेंड्स, आई होप दैट यू डूइंग इट वेल। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ईयू टाइप है क्योंकि 99% ऑफ द स्टूडेंट को ये चैप्टर बॉटनी का सबसे बेकार चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। नॉट ओनली सिर्फ याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें समझना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्रस्ट में दिस वॉज माई फेवरेट चैप्टर। एंड आज के लेक्चर का एजेंडा यही है कि ये आपका भी उतना ही फेवरेट बन जाए जितना ये मेरा फेवरेट था। एंड आपके लिए बेनिफिट की बात तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। सो आपके लिए एडवांटेज ये है कि आप मेरे साथ पढ़िए और इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जब इजीली सॉल्व होगा तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा और इस चैप्टर का वेटेज है। ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इसे छोड़ देते, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस चैप्टर। आप मेरे साथ पढ़िए, यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल हैपनिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की, एवरीथिंग इज इजी एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो ये चैप्टर का नाम सबसे पहला है कि ये रेस्पिरेशन इन प्लांट है। सो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों को जाना था, विच इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। लेमन लैंग्वेज में आम बहुत ही बोलते ना, लेमन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही बोलचाल की भाषा में हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को एक समान मानते हैं। बट एक्चुअली में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों बहुत ही डिफरेंट शब्द हैं, बहुत ही डिफरेंट वर्ड है। अगर मैंने ब्रीदिंग को बोला तो ब्रीदिंग इज जस्ट अ मैकेनिज्म जहाँ पे हम CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ दोस गैसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। And what is respiration? Respiration is nothing but the utilization of those gases. So utilization कैसे होता है हमारी बॉडी में? ये जो गैसेस एक्सचेंज है हमारे बॉडी में किस तरीके से वो वाइटल प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, ये सारी मैकेनिज्म को हम रेस्पिरेशन के अंडर पढ़ते हैं। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि क्या प्लांट ब्रीथ करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है तो कैसे होता है? और ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है उनका क्या मैकेनिज्म होता है प्लांट की बॉडी में? जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो प्लांट के अंदर जैसे कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो अप हो पाता है? अगर फॉलो अप भी हो पाता है, क्या बहुत सारी सिमिलैरिटीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में? अगर सिमिलैरिटीज है तो क्या है, अगर सिमिलैरिटीज नहीं है तो डिफरेंस क्या है? ये सारी चीजें हम, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी क्यूरियोसिटी जनरेटेड चैप्टर, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ये पैराग्राफ ऑफ कोर्स फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स आर जस्ट अ क्यूरियोसिटी जनरेटर। हमारे जो एनसीईआरटी का रीति रिवाज है, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और एनसीईआरटी को पता है कि हमें आंसर ढूंढने में 1% भी दिलचस्पी नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव। हम सभी को पता है हम सब सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जिंदा रहना है, isn't it? We all breathe to live, but why breathing is so essential to life? क्या आप ये इस बहुत ही 100 करोड़ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि हमारे लिए ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये जीतना है इतने पैसे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इसका आंसर क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ? हम जब सांस लेते तो क्या होता है भाई? ओ माय गॉड, सच अ रॉकेट साइज क्वेश्चन। क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं? ऑल्सो डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे, या प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो, क्या सभी ब्रीथ करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। कि हम जितने भी प्राणी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको ना एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उनको अपने आप को फॉलो अप कर सके। जैसे कि कौन सी डेली लाइफ एक्टिविटीज? आप ये मत बोल देना रील स्क्रॉल करना, फोन देखना, ये हमारे डेली एक्टिविटीज है, नहीं। बायो के टर्म्स में डेली एक्टिविटीज का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। ये सारे क्या होते हैं? एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होते हैं।
वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? सो जितने भी हम मैकेनिज्म हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हो रहे हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर हो रहे हैं, ये सारे एनर्जी टेकिंग प्रोसेस के अंदर ये एनर्जी आती कहाँ से है भाई? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? वी नो वी ईट फूड फॉर द एनर्जी। सबका बेसिक सा आंसर होगा कि भाई खाना तो इसलिए खाते ताकि हमें एनर्जी मिले, राइट? बट हाउ दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम फूड? हमने बोल तो दिया कि हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, बट हम इस फूड से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने प्लेट में ना फूड रखा है, ठीक है, मैं बोलूँगी अपना फूड से एनर्जी ले लो, क्या आप ले लो पाओगे? ऑफकोर्स नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, कुछ मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। वो कौन से मैकेनिज्म है, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम अपने खाने के अंदर से एनर्जी डिराइव करते हैं? भाई क्यूरियोसिटी आ रही है ना आंसर जानने की? टेंशन मत लो, नेक्स्ट पैराग्राफ में सारा आंसर दिया हुआ है। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? अगर ये एनर्जी बनता है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है? हम कैसे इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई वांट टू फाइंड इट एन आंसर, प्लीज ये वीडियो को यहीं स्टॉप करिए, ट्राई टू सर्च। इससे क्या होगा, आपको ना इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और जनरेट होगी और मजा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डू ऑल द फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या जितने भी हम खाना खाते हैं, बीट, पिज्जा, बर्गर, राइस, क्या सभी खाने से हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है? क्या ये भी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है? डू प्लांट ईट? क्या प्लांट खाना खाते ताकि उनको एनर्जी मिल पाए? वेयर डू द प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? अगर वो खाना तो ऐसा कुछ खाते भी तो नहीं है, लेकिन अगर खाते नहीं है खाना तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ऑफकोर्स एनर्जी की ज़रूरत होगी तो खाना खाना पड़ेगा। सो भाई वो क्या खाते हैं वो अपने एनर्जी को डिराइव करने के लिए? ऑल दिस क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं ऑफकोर्स ये क्लैरिफाई होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो क्या आपके अंदर थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि कितने सारे सवाल हैं हमारे अंदर, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, एंड उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर मिलने वाला है। सो डोंट यू थिंक सो कि ये चैप्टर बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे क्लैरिफाई होने वाले हैं, ठीक है? यू मे वंडर द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबाउ दे मे बी सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड। कि आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे तो सारे डिस्कनेक्टेड थे, मतलब कोई कनेक्शन नहीं था बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में। बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना झटका लगने वाला है, क्या कि एनर्जी का जो रिलीज है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कनेक्टेड विद ब्रीदिंग, यानी कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक कनेक्टेड है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से। कैसे है वो हम चलिए देखते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। कि चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे भाई जो ब्रीदिंग हम सोच नहीं सकते थे, ओनली द इनहेल एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, वो कैसे कनेक्टेड है हमारे रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, कोई हमें कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एनसीईआरटी कह रही कि इनके अंदर बहुत कनेक्शन है। कैसे है देखते हैं। All the energy required for the life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food। यानी कि जितने भी हम अपने डे टू डे लाइफ में कार्य करते हैं, काम करते हैं, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और हमें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है? वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से मिलती है। कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? कुछ कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स का। और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। आपके मन में दो क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और दूसरा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। सो मैक्रोमोलिक्यूल समझ लो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया जो आपके अपनी डे टू डे लाइफ में खाते हो, ठीक है। और व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द ब्रेकेज। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का, कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन का देन लेन के टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स में ऑक्सीडेशन होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे बायो के टर्म में आप समझ लीजिए ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ दैट फूड, ताकि हम उससे एनर्जी को डिराइव कर सके, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड।
सिर्फ मात्र हमारे जो लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और जो कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं. वाई साइनोबैक्टीरियाज? क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि साइनोबैक्टीरिया के पास ऑफकोर्स क्लोरोफिल होते हैं और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो ये ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम सबने पढ़ा है. सो कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं. खाना कैसे बनाते हैं भाई फोटोसिंथेसिस में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई कैसे क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो खुद का खाना खुद बना सके. दे ट्रैप लाइट energy and convert it into the chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली में. सो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ना लाइट को ट्रैप किया जाता है. तो जो लाइट एनर्जी है उन्हें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी केमिकल एनर्जी को ना कार्बोहाइड्रेट की बॉन्ड्स में जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक प्लांट बॉडी, हम बोलते हैं कि एक प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन प्लांट्स के हर सेल खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं. ओनली लीव्स के जहाँ जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ ही क्या होता है, खाने की प्रोडक्शन होती है. राइट. सो एनसीईआरटी यही बोल रहा है कि नॉट ऑल द सेल्स, एक ग्रीन प्लांट के सारे सेल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं. ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोर ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. कि ऐसे ही सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली सुपरफिशियल लेयर में, यानी कि जो लाइट की डायरेक्ट कांटेक्ट वाली लेयर है उसमें ही पाए जाते हैं और वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है. And hence, even in green plant, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. कि जो cells, even एक plants के अंदर जिन्हें हम journal भाषा में क्या कहते हैं, even in plant जिन्हें हम journal भाषा में क्या कहते हैं कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, बट उनके भी सारे सेल्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते. बहुत सारे जो सेल्स है जो नॉन ग्रीन पार्ट है उनको भी खाने की पूरी ज़रूरत है ताकि वो ऑक्सीडेशन करके अपनी एनर्जी को फुलफिल कर सके. ठीक है. हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड. इसी की वजह से फॉर एग्जांपल अगर लीफ में खाना बन रहा है सो वहाँ से ट्रांसलोकेशन होना चाहिए नॉन ग्रीन पार्ट्स में, ताकि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है उन्हें भी खाना मिले, वो भी एनर्जी डेरिवेशन कर सके और एक प्रॉपर फंक्शनिंग कैरी ऑन हो सके. एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक. जो एनिमल्स है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड की डेरिवेशन को फुलफिल करने के लिए. दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली जैसे कि हर्बीवोर्स होते हैं और इनडायरेक्टली जैसे कि कार्निवोर्स होते हैं. सेप्रोफाइट्स जैसे कि फंगाई हो गया डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये सबने बचपन में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. व्हाट आर हेट्रोट्रॉपिक? जो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. और तीसरे प्रकार के एनिमल्स हो गए सेप्रोफाइट्स. ये ऐसे प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्यों डिपेंड करते हैं? अपने खाने के लिए ऑफ कोर्स, ताकि उनसे खाना अब्जॉर्ब कर सके और अपनी जो एनर्जी की नीड है वो फुलफिल कर सके. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इज ultimately all the food that is required for the life process come from the photosynthesis. यानी कि हमने इतनी महाभारत क्यों समझा? एक पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए कि कोई भी एनिमल हो अल्टीमेटली जो खाना होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही आता है. या तो आप डायरेक्टली प्लांट हो जो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, या तो एनिमल हो जो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के डेरिवेशन को, अपने फूड के फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, या आप सेप्रोफिटी को जो डेड डिकेइंग पे डिपेंड करता है. अल्टीमेटली सभी का खाना कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आता है. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं. दिस चैप्टर डील्स विद द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. यानी कि हम इस चैप्टर में समझने वाले सेल की लेवल पे जाके कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, किस प्रकार से एनर्जी डेरिवेशन होता है फूड से, ये हम सेल्यूलर लेवल पे जाके समझने वाले हैं.
or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. यानी कि हम सेल्यूलर लेवल पे जाके क्या क्या बात समझने वाले हैं कि भाई हम अपने जो फूड है उससे एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं तो उसको स्टोर कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने तुरंत खाना खा लिया और एक इंस्टेंटेनियसली सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, नहीं ना। आप खाना खाए तो आपको बहुत दिनों तक, बहुत घंटों तक क्या होता है, एनर्जी फील होता है, एनर्जाइज्ड फील होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कुछ ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, राइट। उस ट्रैपिंग मैकेनिज्म को हम सेलुलर लेवल पे जाके समझने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये हम सभी को पता है, हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, भाई ये मैकेनिज्म है जिससे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। सो ये जो फोटोसिंथेसिस का वाइटल प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? सो वो ना क्लोरोप्लास्ट में होता है, इन द यूकैरियोटिक सेल्स, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy take place in cytoplasm and in mitochondria। देखा जाए इसमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है इस लाइन से कि फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन ब्रेकेज कहाँ पे होता है? सो फूड का ब्रेकेज कहाँ पे होता है? जो फूड का ब्रेकेज साइटोप्लाज्म या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन को यहाँ पे स्पेसिफाई किया एनसीईआरटी ने, तो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि खाना बनता कहाँ पे है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में। और खाना जो बोलते हैं ना ब्रेक करते ताकि उनसे एनर्जी डिराइव कर सके, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट। और अभी नेक्स्ट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, वो डेफिनेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो डेफिनेशन को हम देखते हैं। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द ब्रेकेज ऑफ सी बॉन्ड, यानी हम जो रेस्पिरेशन को अभी तक हमने क्या समझा था एकदम नॉर्मल भाषा में, रेस्पिरेशन क्या होती है कि हम एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिया है। सो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि द ब्रेकेज ऑफ सी बॉन्ड, कि हमें पता है कि जो हमारा फूड होता है वो कहीं ना कहीं कार्बन की फॉर्म में होता है, राइट। सो यहाँ पे जनरली क्या स्पेसिफाई किया कि रेस्पिरेशन क्या होता है? द ब्रेकेज ऑफ सी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल leading to release of considerable amount of energy is called as respiration। हर एक शब्द पे फोकस करेंगे। क्या? नंबर 1 सी बॉन्ड। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारे खाने के अंदर कार्बन बॉन्ड कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसमें मेजर जो चंक कंटेन करता है वो कार्बन बॉन्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में उन्होंने कार्बन बॉन्ड को स्पेसिफाई किया है। तो क्या बोल रहा है? द ब्रेकेज ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी जो हम खाना खाते हैं वो सिंपल कंपाउंड तो होता नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसकी ब्रेकेज करना थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है, विद इन द सेल, यानी कि जो पूरी तोड़ फोड़ की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर होता है ताकि एनर्जी डेरिवेशन एंड जो ट्रैपिंग का मैकेनिज्म है वो सेल के अंदर हो। और ये जो ब्रेकेज है वो होता क्यों है? ताकि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो पाए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो मेरे साथ वापस बोलेंगे। अगर मैं रेस्पिरेशन एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, कि हम ना अपने खाने से एनर्जी को डिराइव करते, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन हम बायोलॉजिकल टर्म से समझे तो क्या होता है वो एक्चुअली इट्स द कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना ताकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल पाए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन बोल रही है। सो रेस्पिरेशन के साथ हमारे पास एक नया टर्म आता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अभी देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। भाई आपको पता है बायो का तो काम ही है कोई भी इजी से चीज को डिफिकल्ट बना देना एक नया नाम देके। सो द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है भाई? जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड का ब्रेकेज होता है ताकि एनर्जी डिराइव हो सके, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। यानी कि जो बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट्स होता है,
जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसे हमने क्या नाम दे दिया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नाम दे दिया। सो है कुछ है नहीं कि भाई ये कुछ एक रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है। एक्चुअली में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ और नहीं होता, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होता है ये जो फर्दर जाके इन फ्यूचर में ब्रेक होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमने देखा ना, हमने कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, विटामिन्स खाना चाहिए, प्रोटीन्स खाना चाहिए, तो उसका सबसे एक नॉर्मल एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि हम जब तोड़ते हैं ताकि हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस इन सम प्लांट्स। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ प्रोटीन्स, फैट्स और थोड़े थोड़े ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, वो भी कहीं कहीं बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हमें एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस काम करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कुछ एक नॉर्मल कंडीशन में तो हमें कार्बोहाइड्रेट ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें देखा गया है कि प्रोटीन, फैट्स और कुछ कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं। During oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substance is not released free into the cell or in a single step. It is released in the series of slow stepwise reaction controlled by enzyme, and it is trapped as the chemical energy in the form of ATP. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है, ये 4 लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है, यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, देखिए कि हमने सोचा कि हमने फॉर एग्जाम्पल खाना खाया, आपने 2 किलो चावल खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पूरी एनर्जी एक ही बार में हमने खाना खाया और हमारे सेल ने क्या पूरी एनर्जी एक बार में ही रिलीज कर दिया? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी स्पेसिफाई करता है कि आपने जितना भी क्वांटिटी ऑफ खाना खाया उसमें एक स्लो, बहुत ही एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, एनर्जी एकदम स्लोली रिलीज होता है। क्यों होता है ऐसा? ताकि अगर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए उतना आप ले लो और जितना नहीं चाहिए वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर यूज में कहीं हमें यूजफुल हो सके। लेकिन अगर ये एक ही टाइम में पूरा एनर्जी रिलीज हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या होगा? एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जब भी खाना खाया तभी आपको पूरी एनर्जी की नीड हो, राइट। आप ऐसा भी हो सकता है आपने अभी खाना खाया और आपकी एनर्जी की नीड, आपको एक्सरसाइज करना है, वो 2-3 घंटे बाद करना हो, तो तभी भी आपको एनर्जी की नीड होगी ना। तो तभी एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ ट्रैप्ड फॉर्म। इसी की वजह से एटीपी का एक फॉर्म होता है, यानी कि जितनी भी एनर्जी हम अपने खाने से डिराइव करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो ये 4 लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नंबर 1 कि हमारा जितना भी एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता है, एक वो पर्टिकुलरली स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बातें ना आप समझते हुए जाइए ताकि अगर कोई असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आए, भले वो इंग्लिश कुछ भी लिख दे, अगर आपके पास क्लैरिटी होगी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not or rather cannot be used directly, but it is used to synthesize ATP. So इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया और इससे मुझे एनर्जी डिराइव करनी, क्योंकि हमारा भाई खाने का अल्टीमेट एम क्या है कि हमारे बॉडी को एनर्जी दे सके। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो खाना है और उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, वो ना बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस है, बहुत सारा स्टेप वाइज है। सो सबसे पहले खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये एटीपी का फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट फर्दर जाके एनर्जी के फॉर्म को ऑब्टेन करता है, ठीक है। कि जो ये एटीपी है विच इज़ ब्रोकन डाउन व्हेनेवर एंड वेरेवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज्ड, एंड हेंस एटीपी एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and the carbon skeleton produced during the respiration is used as the precursor for the biosynthesis of other molecule in the cell.
यहाँ पे बोलने की कोशिश वही कर रहा है जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया और हमारा अल्टीमेट एम क्यों है, भाई हम खाना क्यों खा रहे हैं, वॉट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अस ईटिंग एंड हैविंग आवर फूड, एनर्जी लेना। लेकिन एनसीईआरटी इसमें बोल रहा है कि ये जो खाने से एनर्जी का डेरिवेशन है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। खाने से सबसे पहले एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये एटीपी एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है और ये एटीपी के फॉर्म जो होता है ना, देन जाके वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो फर्स्ट एटीपी एंड देन एनर्जी, और ये एटीपी एनर्जी करेंसी की तरह काम होता है और ये कहीं भी और कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े एनर्जी की तो हम एटीपी को ब्रेक करते हैं और एनर्जी को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ना 99% ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आती है। देखिए क्या बोल रहा है कि कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। कि फॉर एग्जाम्पल ये एटीपी आपने पढ़ा होगा बचपन में लोअर क्लासेस में कि एटीपी को हम ब्रेक करते हैं ताकि हमें एनर्जी की प्राप्ति हो। तो जब एटीपी ब्रेक होता है तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। सो जो एडीपी बनता है यानी कि ये तो एनर्जी नहीं है, नहीं एनर्जी का बचा हुआ राख है। एनर्जी तो हमने ले लिया, हमने अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर दिया, लेकिन जो राख बचा है वो क्या होता है, वो कार्बन का स्केलेटन होता है ना, ये होता तो कार्बन का ही बना हुआ होता है। तो ये कार्बन का स्केलेटन क्या होता है, फर्दर जाके आगे प्रोसेस होता है और हमारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यूजफुल हो जाता है। इन शॉर्ट कि एडीपी जो बचता है ना हमारे पास, इन शॉर्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पास एडीपी बचता है, जो बोलते हैं राख होता है, हमारी एनर्जी, हमने जो भी एनर्जी था वो यूटिलाइज कर दिया और जो भी राख बचा है, जो भी ऐश बचा हुआ है, वो ऐसे नहीं कि बॉडी के बाहर वेस्टफुल टाइप से निकल जाता है। ये जो राख बचता है, जो एडीपी, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बचते हैं, वो क्या हो जाते हैं हमारे बॉडी में और भी डिफरेंट बायोसिंथेसिस के लिए ऑब्टेन या यूज हो जाते हैं ताकि और भी कुछ नई चीज़ बन जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपने जो ये बेसिक चैप्टर अभी हमने बेसिक सा डिटेल समझा है ताकि हमारा आगे का चैप्टर और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ये इतना क्लियर है। ठीक है, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, लेकिन रेस्पिरेशन लेमन भाषा में ना लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को एक ही मानते हैं, लेकिन हम एज अ बायो स्टूडेंट हमें पता है कि रेस्पिरेशन बहुत ही अलग चीज़ है। अगर मैं रेस्पिरेशन को भी एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो इट्स नथिंग बट एनर्जी डेरिवेशन फ्रॉम अ फूड, कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हम एनर्जी कहाँ से डिराइव करें। सो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े तो हम स्पेसिफिकली प्लांट के बारे में बात करेंगे। सब प्लांट के अंदर खाना किधर बनता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और खाना खाने का मेन अल्टीमेट गोल क्या होता है भाई, एनर्जी को डिराइव करने के लिए। लेकिन एनर्जी डायरेक्टली खाने से डिराइव नहीं होती है, उन दोनों के बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट आता है जिसे हम एटीपी का फॉर्म बोलते हैं। ये एटीपी का फॉर्म फर्दर क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तब वो ये एटीपी अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है तो ऑफकोर्स एटीपी का कुछ राख, कुछ बच जाता होगा और हमें एज ए नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है कि ये राख क्या होता होगा, वेस्ट मटेरियल की तरह हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वेस्ट मटेरियल बचा है ना एनर्जी लेने के बाद, वो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रीकर्सर की तरह काम करता है बहुत सारे सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट भी सांस लेते हैं, क्या प्लांट के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, क्या वो भी हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, अगर करते तो भाई उनके अंदर भी, उनके पास भी क्या पूरा मैकेनिज्म है, लंग्स का, नॉस्ट्रिल्स का पूरा पैसेज है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ के अंदर क्लियर होने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए, वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। कि देखा जाए अगर आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि प्लांट सांस लेते हैं, इसका आंसर ना डायरेक्ट नहीं है। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो यस, प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कि जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर हम रेस्पायर कर सके उसके लिए हमें ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है। सिमिलरली प्लांट्स को भी ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी ना CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सो हाँ, हम बोल सकते हैं कि उनको भी हमारी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो एक्सचेंज होता है उनकी ज़रूरत होती है।
लेकिन ये इनडायरेक्टली है, तो डायरेक्टली क्या है देखते हैं. हेंस प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो आपका अगर दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, लंग्स है, नॉस्ट्रिल्स है, पूरा लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है ताकि हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सके. सो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोला कि हाँ प्लांट्स के उतना एडवांस लेवल तो नहीं, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्लांट की बॉडी के अंदर एक प्रॉपर वे से जाती रहे. ठीक है. Plant, unlike animals, have no specialized organ for the gaseous exchange, but they have the stomata and lenticle for this purpose. कि जैसा कि हमें पता है भाई, तो बच्चों वाली बात है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. हाँ उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सिंपल प्रकार का स्टोमेटा एंड लेंटिल सेल्स नामक दो ऑर्गन नहीं बोल सकते, दो सेल्स पाए जाते हैं प्लांट टिश्यूज के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, ताकि उनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज एक प्रॉपर अमाउंट में होते रहें. नंबर 1 स्टोमेटा तो सबको पता है, वो पत्तों के ऊपर होल टाइप होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, हमने ये पढ़ा है. लेंटिल सेल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो बार्क होता है, जो ट्री एक बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है, तो उनके पास बार्क का फॉर्मेशन हो जाता है, जो होता है ना बार्क ब्राउन कलर का होता है. लेट मी ड्रॉ. ये अगर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया तो दिस इज द ट्री. तो ये जो बार्क, इसको हम क्या कहते हैं, बार्क बोलते हैं. तो आपने जब बार्क को क्लोज में एकदम सामने से देखा होगा तो ना बार्क में ना कहीं कहीं फट जाते हैं, कहीं कहीं उनके अंदर भी होल्स पाए जाते हैं, और यही होल्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं. तो ये जो बार्क के अंदर अगर स्टोमेटा टाइप होल्स आ गए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं. ठीक है. There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. सो अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको भी CO2 का एक्सचेंज चाहिए, लेकिन उनके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं. हमारे पास तो भाई एल्वियोलाई होता है, पूरे नर्व सिस्टम्स होते हैं, सारा कुछ मैकेनिज्म फॉलो अप होता है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ है नहीं. तो क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं, उनका पूरा मैकेनिज्म हो पाता है? तो इसका भी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी खुद पूछा है, आंसर भी खुद दिया. उन्होंने बोला कि हाँ अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो काम कैसे चल रहा होगा, तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि 3-4 रीज़न है कि क्यों प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत ही खुश है अपने गैसेस एक्सचेंज को लेकर. नंबर 1 रीज़न कि वो क्यों इतने कम में ही खुश है, कि फर्स्ट रीज़न है कि ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर. ये जितने भी रीजंस मैं बता रही हूँ ना, ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान देते जाइएगा. फर्स्ट क्या बोल रहा है कि रीजन बताइए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के बावजूद भी, कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके पास नहीं है फिर भी वो खुश कैसे है. तो रीजन नंबर 1 होता है कि प्लांट ना बहुत ही ज़्यादा ऑटोट्रॉपिक मोड में है, यानी बहुत ही खुद ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है. उसका हर एक पार्ट खुद के गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को फुलफिल कर सकता है. सो हमारे पास इतना ऑर्गन क्यों प्रेजेंट है, एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम क्यों प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी बोलते हैं, हमारे बॉडी का पर्टिकुलरली हाथ पैर वो खुद का नीड खुद पूरा नहीं कर सकता है. लेकिन ऐसा सिमिलर केस हमारे प्लांट्स के अंदर नहीं है. हमारे प्लांट्स का हर पार्ट सेल्फ डिपेंडेंट है, कि अगर मुझे बार्क को चाहिए कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो वो खुद का हवा खुद ले लेगा, खुद का गैसेस एक्सचेंज कर लेगा. अगर उनके लीव्स को चाहिए कि मुझे अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और CO2 मुझे बाहर निकालना है, तो लीव्स अपना देख लेगा. सो नंबर 1 रीज़न क्या होता है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज. सेकेंड क्या बोल रहा है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैसेस एक्सचेंज. Roots, stems, leaves respire at rate far lower than animal do. दूसरा रीज़न दिया हुआ कि जितनी आवश्यकता हमें एनर्जी की होती है उतनी सेम आवश्यकता प्लांट बॉडी को नहीं होती है. बिकॉज हमारी जितनी भी एक्टिविटी सारी एक्टिव एक्टिविटी है, राइट. हमें बोलना होता है, चलना होता है. हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर ATP की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है. इसी की वजह से बहुत ही हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होता है. हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ईल्ड होगी. लेकिन सिमिलर केस नहीं होता है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर. हमारे प्लांट बॉडी ना बहुत ही कम रेट से रिस्पायर करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी उतनी ज़रूरत नहीं होती है एज कम्पेयर टू अस.
यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि प्लांट बॉडी को एटीपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ प्लांट एंड एनिमल बॉडी को, तो हाँ, कंपैरिजन वाइज एनिमल बॉडी को एटीपी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड रीज़न क्या बोल रहा है कि only during the photosynthesis are the large volume of gases exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own need during this period। कि भाई वही बोल रहा है कि खुद अपने सारे पार्ट्स खुद अपना टेक केयर कर सकते हैं, उसी को एक लंबे इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दिया, दैट्स इट। When the cell photosynthesize, availability of oxygen is not the problem in these cells since oxygen is released within the cell। कि हमारे पास अगर थर्ड रीजन बोलूँ तो हमें पता है कि हमारे प्लांट्स ना एक मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी खाना बनाने की मैकेनिज्म। सो फोर्थ रीजन क्या है देखते हैं। फोर्थ रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग सा रीजन है, और ये रीजन बोल रहे कि द डिस्टेंस दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन द लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। ईच सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। This is true for leaves. You may ask, what about the thick woody stems and roots? यानी कि यहाँ पे थर्ड रीजन क्या बोल रहा है कि जिन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना, वो जो सरफेस जो बाहर के कांटेक्ट में ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, खुद का सेल्फ टेक केयर कर लेते हैं, यानी कि उनका सेल्फ केयर ज़्यादा होता है। अगर फिर एनसीईआरटी ने खुद क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है लीव्स के ये ट्रू हो गया लीव्स के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स, कि आपने बोला कि जितने भी सेल्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ताकि एनर्जी का डेरिवेशन हो सके, वो सारे सेल्स ना आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते, ताकि उनको बहुत ही अंदर तक एक पूरा ऑर्गेनिज्म का सिस्टम, एक पूरा ऑर्गन का सिस्टम ना बनाना पड़े कि बहुत ही डीप पेनिट्रेशन हो। इसीलिए सारे सेल्स क्या होते हैं, ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द थिक सेल्स, व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट, इनके अंदर कैसे मैकेनिज्म फॉलो अप होता है? तो इनमें क्या होता है भाई, एनसीईआरटी ने खुद ही आंसर बता दिया है कि इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। दे आल्सो हैव द ओपनिंग कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। तो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि जो बहुत मोटे तने होते हैं, जो थिक वुडी स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं या रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ना एक ओपनिंग पाई जाती है जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। यानी इट्स नथिंग, ओपनिंग इज लाइक अ होल जो थिक वुडी पार्ट में प्रेजेंट होता है, ताकि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो वो डीपर सेल्स तक भी पहुंच सके और सारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक प्रॉपर वे से हो और सभी को एनर्जी की प्राप्ति हो। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट्स। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है होल्स तो बहुत ही लिमिटेड ही होंगे ना, व्हाट अबाउट बहुत सारे जो अंदर अंदर एकदम डीप पेनिट्रेटेड सेल्स होंगे, तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जो प्लांट बॉडी के जो डीप पेनिट्रेटेड सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली ज़्यादातर डेड होते हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं। थस मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। इसी की वजह से जितने भी लिविंग सेल्स हैं ना, वो ज़्यादातर एयर के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पाए जाते हैं। This is also facilitated by the loose packaging of parenchyma cells in leaf, stems and roots, which provides the interconnected network or air spaces। कि हम अगर मैं 5 या 6 पॉइंट्स बोलूँ कि और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स ऐसा हमारे प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि लूज पैकेजिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, यानी जो सेल्स है ना बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि अगर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है ताकि पूरे सेल्स को भी ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली ही मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये सेल, ठीक है, ये सेल ना हमारे एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है, लेकिन ये सेल थोड़ा सा अंदर है, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट के अंदर ना लूज पैकेजिंग का मैकेनिज्म चलता है, लूज पैकेजिंग का मैकेनिज्म चलता है, इंटरकनेक्शन का मैकेनिज्म चलता है, ताकि अगर इस सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो साइमल्टेनियसली इस सेल्स को भी ऑक्सीजन मिल जाए और सारे के अंदर खाने की प्राप्ति हो और एनर्जी की भी प्राप्ति हो। ठीक है, सो द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे लिया है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खाना बन गया, अभी खाने से एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाता है, एक सिंपल से इक्वेशन से देखेंगे, एक ओवरव्यू बोलते हैं ना, एक जर्नलाइज ऊपर से अगर हमने देखा तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, उससे अच्छा बायो में पहले से याद करके रख लो ताकि केमिस्ट्री में आसानी होगी। तो अगर मैंने देखा कि हमारे सेल के अंदर कैसे ऑक्सीडेशन होता है फूड का, कैसे ब्रेकेज होता है फूड का, ताकि एनर्जी डिराइव हो सके,
तो अगर मैं जर्नलाइज ऊपर से देखूँ तो देखा जाता है कि अगर समझो मेरे पास खाने के तौर पे ग्लूकोज आ गया, और आपको पता है खाना तोड़ने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, एनर्जी की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो क्या बोल रहा है, विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एन एंड प्रोडक्ट एंड यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज अ हीट। यहाँ से असर्शन रीजनिंग आने की पूरी संभावना है। सो मेक श्योर इस पे आप ध्यान रखिए कि एनर्जी तो प्राप्त होता ही है। कैसे प्राप्त होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खाना आया, उसका रिएक्शन हमारे ऑक्सीजन के साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन हुआ तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हमारे काम की होती है, जो हमें एनर्जी देने का काम करती है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है कि ये जो एनर्जी बनती है ना, इसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट हीट के फॉर्म में निकल जाता है। इसी की वजह से हीट के फॉर्म में निकल जाता है। इसी की वजह से जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ना, उससे बहुत ही कम एनर्जी जो हमारे यूज के लिए होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, if this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecule that the cell require। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हीट को छोड़ दिया, जो एनर्जी हमारे काम के लिए है, वो एनर्जी क्या करती है, वो हमारी बॉडी लेती है और एनर्जी को यूज करके जो भी अपना काम करना होता है वो काम पूरा संपूर्ण करती है, मतलब कंप्लीट करता है। ठीक है, the strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat। तो मैंने अभी बोला कि जब ये ग्लूकोज का ब्रेकेज होता है, एनर्जी डिराइव होती है और बहुत सारे अमाउंट ऑफ हीट होता है। लेकिन हमारी बॉडी ना हमेशा ट्राई करती है कि जो बहुत ही जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है वो उतना वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर सेव हो। वो कैसे होता है आगे वाले लाइन में लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। The key is to oxidize glucose not in the one step but in the several small steps, enabling some step to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis। So भाई इस मैकेनिज्म को हमारी बॉडी कैसे कोप अप करती है, हमारी बॉडी इन द सेंस प्लांट की बॉडी कैसे कोप अप करती है। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमने देखा कि ग्लूकोज को हमने ब्रेक किया ताकि हम एनर्जी को डिराइव कर सके, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जा रही है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कैसा मैकेनिज्म फॉलो करती है जिससे जो एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है वो कम हो जाए। वो कैसे होता है, वो हमारी बॉडी ने दिमाग लगाया कि अगर हमने एक टाइम सिंगल टाइम में हमने अपने खाने को ब्रेक कर दिया तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमारी बॉडी ने मैकेनिज्म यूज़ किया, जिस मैकेनिज्म का नाम है स्लो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म। सो हमारी बॉडी क्या करती है, स्लो स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे फूड को एकदम स्लोली ब्रेक किया जाता है ताकि पूरी एनर्जी एक बार में रिलीज ना हो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट ना हो। ठीक है, देखा कितना चालाक है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी इन द सेंस जो हमारे नेचर में प्लांट्स पाए गए, हमारे बॉडी में भी सेम मैकेनिज्म होता है ताकि बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो। ठीक है, कैन यू इमेजिन हाउ स्मार्ट अवर नेचर इज, ताकि एनर्जी को हमने जो भी अपने बॉडी के अंदर डाला है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। इसी की वजह से इतना सारा कुछ काम चल रहा है और इसी की वजह से आपका जो बायो का पोर्शन है थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो डोंट वरी, हम समझेंगे अच्छे तरीके से इसे कि हाउ दिस इज डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, कि ये कैसे होता है, ये हमारा जो ग्लूकोज है वो स्लो स्टेप में किस तरीके से ब्रेक होता है, उसी की कहानी को हमने रेस्पिरेशन नाम दिया है। उसी की कहानी को पढ़ने की वजह से ये चैप्टर इतना बेकार बन जाता है। अगर हीट के फॉर्म में इतना लॉस ना होता तो हमारी बॉडी इतना लंबा मैकेनिज्म ही फॉलो अप नहीं करती। अगर इतना लंबा मैकेनिज्म ही फॉलो अप नहीं होता तो हमें इतना ज़्यादा स्टेप्स, हमें इतना ज़्यादा रिएक्शंस याद नहीं करना पड़ता। बट खैर, अभी तो हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी ने ये गलती कर ली है तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। डोंट वरी, हम लोग साथ में लर्न करेंगे ना, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। हमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों रोल होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि खाने के अंदर ऑक्सीडेशन, ताकि एनर्जी डिराइव हो सके, वो ऑक्सीजन ही कर सकता है। तो इसी की वजह से रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट।
और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। याद रखना आपको, ठीक है। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कि आपको पता है कंबशन क्या होता है, किस चीज को भी जलाना, उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बट सम सेल लिव वेयर द ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन हमने सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना कि बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सो एनसीईआरटी, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपके माइंड में तो आने नहीं वाले, तो एनसीईआरटी ने खुद ही क्वेश्चन पूछा और बाद में खुद ही नेक्स्ट लाइन में आंसर दे रहा है कि व्हाट इफ ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में पाए जाते हैं जिनके पास जो प्रेफर करते हैं नॉन यानी कि एनारोबिक कंडीशन में रहने के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की फुलफिलमेंट कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं? वो खाना तो वो भी खाते हैं ना, लेकिन वो डिराइव कैसे करते हैं एनर्जी? अब देखिए नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर दिया हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन इन ऑर्गेनिज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। मैंने आपको बता दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। सो आपका होमवर्क क्या, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो एनारोबिक कंडीशन को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं कि भाई आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन तो आपने बता दिया, आंसर भी बता दीजिए। देयर आर sufficient reason to believe that the first cell on the planet live in an atmosphere that lacked oxygen। ये चलिए आंसर बताने से पहले थोड़ी क्यूरियोसिटी और जनरेट करते हैं कि आपको पता है जो फर्स्ट सेल हमारे इस धरती पे आया वो ऑफ कोर्स एनारोबिक कंडीशन में ही हुआ होगा, क्योंकि हमारी धरती स्टार्टिंग से ऑक्सीजनिक नहीं है। स्टार्टिंग में हमारी धरती के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं होगा, तो भाई वो एनर्जी कैसे डिराइव करते होंगे। Even among present day living organism we know of several that are adapted to anaerobic condition। कि उस जमाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी भी इस जमाने में भी 2024-2025 में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने अपने आप को एनारोबिक कंडीशन में अडेप्ट कर लिया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैसे एनर्जी को प्राप्त करते हैं? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आज पाए गए जो फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी कभी कभार एनारोबिक कंडीशन को प्रेफर करते हैं। देखो फैकल्टेटिव यानी कि वो उसको पसंद तो एरोबिक कंडीशन है, यानी कि उसको ऑक्सीजन पसंद है, लेकिन अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं भी हो तो भी वो काम चला लेता है, काम चलाऊ वाला टाइप है, ठीक है। वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट यानी कि कंपल्सरी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, अगर मैंने बोला एनारोबिक ऑब्लिगेट, इसका मतलब क्या होगा कि ये उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही रह पाएगा, एरोबिक कंडीशन आते ही वो मर जाएगा। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही रहेगा, और फैकल्टेटिव यानी कि काम चलाऊ टाइप है, ठीक है। इन एनी केसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called as glycolysis। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें पागल बना दिया, उसने डायरेक्ट तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए लेकिन उसका डायरेक्ट आंसर नहीं बताया। मैं आपको बता देती हूँ। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, ऑफ कोर्स वो भी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, उसके पास भी स्टेप्स होता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसे, उनके अंदर एक अलग स्टेप फॉलो अप होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने जहाँ पे लाइन बोला है कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, जो इनिशियल स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप को हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन का नाम दिया है कि पहले हम जो खाने को, जो हमारे पास फूड आया उसको पहले पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं एंड देन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं स्टेप वाइज। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो इनिशियल स्टेप बीट एरोबिक बीट एनारोबिक वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम इसी स्टेप को पढ़ते हैं जो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज द स्टेप जो कॉमन है बीट एरोबिक बीट एनारोबिक। इसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं कि खाना आया, पहला स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, तो स्टेप 1 है उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस इज नथिंग बट द पार्शियल ऑक्सीडेशन जो हमारे पास खाना आया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस। तो
तीन चार क्या क्या बातें थी तो हमें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि ग्लाइकोलिसिस ये कॉमन स्टेप है बीट एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बात, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, यानी कि जस्ट अ स्टेप है, ये पूरा कंप्लीट एनर्जी डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। ये एक ऐसा स्टेप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो समझने से पहले ना सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझते हैं। तो नाम का अगर मैंने डिवाइड किया इसको कि दिस इज द ग्लाइको एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब बायो के टर्म पे कहीं भी आ गया, दैट मीन्स द ब्रेकेज, ब्रेक या तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, राइट। एंड ग्लाइको इज नथिंग बट द ग्लूकोज की बात कर रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ग्लाइकोस का मतलब शुगर हो गया ग्लूकोज की बात में, और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग हो गया, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना इज नथिंग बट द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्टॉफ एम्बेंड, ओटो मेयरहोफ एंड जे पेरेनास। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से ग्लाइकोज को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, कौन से गुस्टॉव एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पेरेनास, ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस का ऑल्टरनेटिव जो नेम है ना वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका -5 करवाने के लिए क्या करता है एनसीईआरटी, ग्लाइकोलिसिस ना लिख के ईएमपी पाथवे लिख देगा। सबको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस एंड ईएमपी पाथवे दे बोथ आर सिमिलर। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, कि अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस भी क्या है, एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल, ये देखो यहाँ इस शब्द पे फोकस करिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस ना सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है फॉर द एनर्जी डेरिवेशन, बीट एरोबिक और एनारोबिक, कोई भी हो, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोलिसिस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लाइकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन, इस शब्द पे वापस फोकस करिए, विच इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, कि नहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल यानी कि आधा, यानी कि जो हमारे पास खाना आया ना वो सिर्फ ना हाफ पार्ट में, मतलब बहुत ही पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब थोड़ा ही टूटा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर उससे एनर्जी डेरिवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि स्टेप 1 के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। आई होप आपको दिख रहा है, लेट मी सी, आपको दिख रहा है, यस। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है और ये स्टेप 1 का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुविक एसिड। नॉट ओनली पायरुविक एसिड, आपको इस शब्द पे फोकस करना है, 2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैंने एक ग्लूकोज को ब्रेक हुआ, जब हमने एक पर्टिकुलर ग्लूकोज को ब्रेक किया स्टेप 1 में थ्रू ग्लाइकोलिसिस, तो कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, तो कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज, कि प्लांट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सुक्रोज खाने की फॉर्म में आता है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, एंड देन ये ग्लूकोज क्या होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है और एक प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारे प्लांट की बॉडी में, प्लांट की बॉडी का खाना सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड देन क्या होता है, फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा खाना बनता है वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में, और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सो हमारे ये जो प्लांट बॉडी के अंदर खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जो हमारा ब्रेकेज का प्रोसेस है, वो स्टार्ट किससे होता है, ग्लूकोज से। सो हमारे बॉडी को कुछ ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करना होगा जिससे सबसे पहले सुक्रोज को, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, उसको हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारे इनिशियल इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिसिस का। ये स्टेप होता है, इस स्टेप को एक बोलते हैं ना, एक एंजाइम मोटिवेट करता है कि हाँ भाई सुक्रोज तुम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हो, अपने ईगो को साइड में रखो। ठीक है,
तो क्या होता है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। मेरे साथ लिखते हुए जाएंगे, लिखेंगे, जितने बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ से रिएक्शंस आ गए हैं, और ये रिएक्शंस आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा बोरिंग है, बट ट्रस्ट में जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ अगर आप वैसा वैसा करेंगे इट्स सिंपल डिम्पल ईजी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमारे फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, सुक्रोज। तो मेरे साथ लिखेंगे कि हमारे फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट सुक्रोज है। लेकिन अगर मैं इनिशियल इंग्रेडिएंट की बात करूँ जो हमारे पूरे ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट करता है, वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। सो हमारे बॉडी को ना दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो हमारे बॉडी को कुछ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा ताकि सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कौन करता है, वो एक एंजाइम करता है, इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है, इन्वर्टेज एंजाइम। तो वो सिर्फ सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं तोड़ के बल्कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो याद रखिएगा, जब सुक्रोज इन्वर्टेज की हेल्प से टूटता है तो किन दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो नंबर 1 क्वेश्चन, देखिए मेरे साथ पढ़ने का फायदा क्या है, मैं आपको इंस्टेंटेनियसली बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और कहाँ से आ रहे हैं। सो हाईलाइट करें तो मेक श्योर आप उस चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसिस करें। सो नंबर 1 क्या हमें याद होना चाहिए कि सुक्रोज इन्वर्टेज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। नंबर 1 स्टेप हमारे ग्लाइकोलिसिस का, ताकि ग्लाइकोलिसिस इनिशिएट हो पाए। ग्लाइकोलिसिस क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है जो कॉमन है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बेट एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड दिस 2 मोनोसैकेराइड रेडली एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो मैंने बोला कि ग्लूकोज भी, ये जो हमने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे उसमें एंटर कर पाएगा, फ्रक्टोज भी एंटर कर पाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज कहाँ से एंटर करेगा वो बता दूंगी, लेकिन हम ना सबसे पहला हमारा जो मेन मोटो है ग्लूकोज को लेके चलना है कि ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज इज द मेन इंग्रेडिएंट। फ्रक्टोज भी यहीं कहीं बीच में घुस जाता है और अपने ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस को इनिशिएट कर लेता है। वो हमारा फर्दर टॉपिक है। सबसे पहले समझिए कि हमारा मेन गोल क्या था, कि सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ताकि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करके पायरुविक एसिड बना ले। पायरुविक एसिड क्या है भाई, पार्शियल ऑक्सीडेशन है हमारे खाने का जो हमने इनटेक किया है फूड को। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए कि रिएक्शन लिखना है आपको। पहली बार पढ़ेंगे, डोंट थिंक या हम सुपरमैन है, एक बार में याद हो जाएगा। एक बार में किसी को भी याद नहीं हुआ था, इवन मुझे मेरा ही फेवरेट चैप्टर बनने के लिए उसको ना 6 महीने लग गए थे। तो मेक श्योर आप लिखें एंड हैव पेशेंस, आपको याद होगा। जितने बार लिखेंगे, जितने बार रिपीट करेंगे उतना ही ईजी होगा। ठीक है, सो अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है, डोंट गेट पैनिक, डोंट फील लाइक कि भाई चैप्टर हार्ड है। अगर कोई चीज़ एक बार में याद नहीं होती दैट डजंट मीन कि चैप्टर हार्ड है, इट मीन्स कि हाँ थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा अडेप्टेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए समझिए। ठीक है, याद करने की कोशिश करिए, समझिए, बार बार लिखिए। जितने बार मैं बोल रही हूँ साइमल्टेनियसली आप बुक और पेन निकालिए एंड राइट इट विथ मी। ट्रस्ट मी, साथ साथ में करेंगे ना, ये लेक्चर खत्म होते होते तक 50 to 80% आपके माइंड में ऑलरेडी रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे, क्या बोल रहे हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सो अभी जो हमारे खाना बन के आया ना ग्लूकोज को, उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उससे क्या कर सके, एनर्जी को ले सकें। सो ग्लूकोज और ये जो फ्रक्टोज आया वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फॉस्फोराइलेट यानी कि फॉस्फेट ऐड होता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये जो रिएक्शन वाला है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ पे उसका रिएक्शन एक टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म से जल्दी याद होगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर एडिशन हुआ फॉस्फेट का। सो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर फॉस्फेट का एडिशन होता है हम उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेटेड होना। फॉस्फोराइलेटेड होना मीन्स क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट का एडिशन होता है, पहली बात। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि खाना बनाने के लिए एनर्जी बनाने के लिए पहले एनर्जी देना पड़ता है। याद रखिएगा ये प्रोसेस, ये आपके लाइफ के हर मोड़ पर काम आएगी कि एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है।
तो यहाँ पे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, क्या कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। 6 मतलब ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 पोजीशन पे ना फॉस्फेट ऐड होता है। सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नथिंग बट फॉस्फोराइलेटेड कहते हैं जिसे। तो वो 6 पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ता है, और जब फॉस्फेट जोड़ना हो तो हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एटीपी का खर्चा होता है, इन शॉर्ट एनर्जी का खर्चा होता है। सो कहीं पे भी अगर फॉस्फेट का जुड़ना हो ना, तो ये आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो समझ लेना वहाँ पे एटीपी का खर्चा होगा, और जहाँ से फॉस्फेट निकल रहा है वहाँ पे एटीपी बनेगा। क्या एजेंडा आपको याद रखना है, इसके अंदर एक रूल याद रखना है कि कहीं भी अगर किसी भी कंपाउंड में मैं फॉस्फेट जोड़ रही हूँ तो एटीपी का खर्चा हो रहा है। किसी भी कंपाउंड से मैं अगर फॉस्फेट निकाल रही हूँ तो वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट स्टेप के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेप को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है हमारे पास, हेक्सोकाइनेज। मेरे साथ बोलेंगे स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। 6 फॉस्फेट का मतलब क्या, ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फेट का एडिशन होता है। फॉस्फेट के एडिशन के दौरान एटीपी का यूज होता है, और इसको कौन एक्सेलरेट करवाता है, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है। और एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate. ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाता है, उसका आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज का आइसोमर इज फ्रक्टोज। तो क्या होता है, सिर्फ आइसोमराइजेशन होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में, और कंपाउंड क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आइसोमराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना हेक्सोकाइनेज की वजह से। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेकेंड स्टेप हुआ आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के दौरान क्या हुआ, आइसोमर बना, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same, कि मैंने बताया था यहाँ पे हमने जस्ट पढ़ा था ना कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो जिस स्टेप ग्लूकोज फॉलो करता है सेम स्टेप फ्रक्टोज भी फॉलो करता है, ठीक है। द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन द फिगर 14.1, यही जो हम फिगर को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन under the control of different enzyme take place to produce pyruvate from the glucose. क्या याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। हमें क्या याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस का है ना वो 10 स्टेप रिएक्शन है। कैन यू इमेजिन, एक ग्लूकोज से सिर्फ पार्शियली ऑक्सीडाइज करने के लिए 10 स्टेप होता है। सो ये जो ग्लाइकोलिसिस का हम पढ़ने वाले दैट इज द 10 स्टेप रिएक्शन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉट ओनली दैट, हर एक रिएक्शन एक एंजाइम के अंडर कंट्रोल में है, वो भी याद रखना है। While studying the step of glycolysis, please note the steps as which utilization or synthesis of ATP in the case of NADH take place. Very very important कि आपको क्या, NCERT ने खुद बोल दिया कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ATP किस किस स्टेप पे यूज हो रहा है और किस स्टेप में बन रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज याद रखना है कि किस स्टेप पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और किस स्टेप पर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। अगर एनसीईआरटी ने आपको ये याद रखने बोल दिया तो ऑफ कोर्स नीट में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि NADH प्लस H प्लस भी बहुत सारी जगह पे बनता हुआ आपको देखेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये, इसका मतलब ही ATP होता है, वो हम कन्वर्जन देख लेंगे कि एक NADH कितने ATP देता है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि NADH प्लस H प्लस इज नथिंग बट एक ATP को दर्शाने का नया तरीका है। सो ATP हो या NADH प्लस H प्लस हो, दैट इज नथिंग बट वो एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ATP कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। ऑफकोर्स ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, कि ना 2 स्टेप पे हमें एटीपी देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एनर्जी बनानी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे 2 स्टेप है जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि सबसे पहले हमने जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तभी हमें एटीपी बाहर से देना पड़ा। दूसरे वक्त कब देना पड़ा? एंड सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, कि नेक्स्ट स्टेप हमने एटीपी और कहाँ पे यूटिलाइज किया? जब हमने फ्रक्टोज में पहले से 6 पे फॉस्फेट था, लेकिन हमने 1 वाले पोजीशन पे एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला? बिस फॉस्फेट मिला। तो हमने क्या किया? फ्रक्टोज के अंदर 1,6 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड किया है, इसीलिए उसका नाम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पड़ गया है। सो यहाँ पे भी क्या कर रहा है? हमें एटीपी देना पड़ रहा है। सो आपको मेरा रूल याद आया, कहीं पे भी अगर मुझे फॉस्फेट ऐड करना है यानी हमें बाहर से एटीपी देना पड़ेगा। दिस पैराग्राफ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कहाँ क्या क्या याद रखना है? कि एटीपी हमें बाहर से 2 जगह पे देनी पड़ रही है। नंबर 1 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना, एंड नंबर 2 कौन से स्टेप में? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से एटीपी देना पड़ता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये समझने से पहले हमने 10 स्टेप रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसी को ना उसने क्या किया? इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम ये 10 स्टेप रिएक्शन समझ लेते हैं, देन हमें ये समझने के लिए बहुत ही आसान गिरेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, हमने पहले पढ़ा ग्लूकोज आया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन आइसोमराइजेशन हुआ तो क्या हुआ? ग्लूकोज का फ्रक्टोज बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। देन वापस हमें ऐसा लगा कि नहीं और भी फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, तो हमने फ्रक्टोज के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, जिससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या बन गया? ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ट्रायोज फॉस्फेट को अगर हमने एकदम प्योर बायोलॉजिकल टर्म में कहने की कोशिश की तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ना रिएक्शन के अंदर कार्बन नंबर भी स्पेसिफाई किया हुआ है, सो मेक श्योर आपको वो भी याद होना चाहिए। देन ये जो हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट है वो क्या कर देता है? अगेन ये भी आइसोमराइज हो जाता है इनटू 2 फॉर्म। एक ट्रायोज फॉस्फेट जिसको हम डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। तो देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक 6 कार्बन था, यानी कि कार्बन में कटौती नहीं हुई है। जैसे ही वो ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन में डिवाइड हो गया, तो 3 + 3 वापस ही 6 हो गया, यानी यहाँ पे कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है। सो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। एंड देन क्या हो गया? कार्बन डिवाइड हो गया 3 के फॉर्म में। सो पहले 3 कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे कार्बन कंपाउंड जो 3 कार्बन कंपाउंड उसका नाम क्या है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? सिमिलर प्रोसीड करते हैं, लेकिन हमने क्या किया? नंबर 1 वाले रिएक्शन को पकड़ लिया, कौन सा? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अभी यहाँ पे हमने अभी तक एनर्जी दिया है, अभी वक्त है एनर्जी को लेने का। ठीक है, तो नंबर 1 जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, जिसे हम दूसरे टर्म में 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट कहते हैं। सबको पता चला क्या स्टेप हुआ? NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH प्लस H प्लस में। तो कहीं पे भी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं पे भी NADH प्लस H प्लस हो, दैट मीन्स नथिंग बट ATP का दूसरा नाम, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, तो वापस मेरे साथ बोलेंगे क्या हुआ? ट्रायोज फॉस्फेट जिसका दूसरा नाम ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हुआ, लेट मी जूम अ बिट, ट्रायोज बिस फॉस्फेट के अंदर जिसका दूसरा नाम है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये फर्दर कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर जिसका दूसरा नाम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फेट था और यहाँ पे सिर्फ 3 फॉस्फेट है। फॉस्फेट को निकाला है, तो जैसे ही फॉस्फेट की कमी होगी, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि जहां जहां फॉस्फेट निकलेगा वहां वहां ATP का फॉर्मेशन होगा। देन ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट होगा
2,2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 2,2 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इनॉल यानी कि पानी निकलेगा यहाँ पे। सो सेकेंड लास्ट स्टेप में वाटर का रिमूवल होता है। सो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकती है कि वाटर का रिमूवल किस स्टेप पे होता है। सो आपको याद होना चाहिए कि 2,2 फॉस्फोग्लिसरेट जब 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तभी वाटर रिमूवल होता है। देन लास्ट स्टेप क्या होगा, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड के अंदर। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या होता है, फॉस्फेट का रिमूवल होता है और इसी की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आपको ये 10 स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार और हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 10 स्टेप्स को। क्या बोल रहा है सबसे पहला स्टेप, तो चलिए हम ना ये 10 स्टेप को एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और भी अच्छी तरीके से बढ़ जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज, मेरे साथ बोलेंगे, अगर आपके पास पेन एंड बुक है प्लीज राइट इट डाउन। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसमें क्या होना पड़ा, हमें एनर्जी बाहर से उसको देनी पड़ी। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ, आइसोमराइज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन अगेन विद द यूज ऑफ एटीपी हमने अगेन बाहर से एनर्जी दी, उससे क्या हुआ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देन ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ ट्रायोज फॉस्फेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमराइज होके एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट, या जिसका और हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कार्बन नंबर याद रखेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक कार्बन नंबर 6 था, उसके बाद क्या हो जाता है, 2 कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है, 3,3 के 2 कंपाउंड्स। ठीक है, देन ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में, जिसका एक और नाम क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन का है। सबसे पहले एनर्जी हमें प्राप्त होती है ट्रायोज फॉस्फेट जब 3 ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ओके, लेट मी रब दिस, ताकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया, राइट। तो हमें सबसे पहले एनर्जी कब प्राप्त होती है, जब ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में, जिसका एक और नाम क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। ठीक है, देन क्या होता है, 2 ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोज फॉस्फेट का, जिसका एक और नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें अगेन हमें एटीपी की प्राप्ति होती है। देन क्या होता है, आगे देखिए, 2 ट्रायोज फॉस्फेट जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 3 कार्बन का, वो फर्दर कन्वर्ट होता है 2,2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनने के दौरान वाटर का रिलीज होता है। मेक श्योर आपको ये पता हो कि एटीपी कहाँ पे रिलीज होता है, वाटर कहाँ पे रिलीज होता है। अब ये 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड से, अगेन यहाँ पे हमें एक एटीपी की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। सो मेक श्योर ये जो 10 स्टेप रिएक्शन है, डू नॉट पैनिक। ठीक है, डू नॉट पैनिक, क्या करना है, आपको लिखना है, राइट इट डाउन, और एटलीस्ट गिव 5 to 6 days ताकि ये आपको याद हो सके अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई पैनिक, कोई एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 10 स्टेप है, बार बार बोलेंगे, ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, हमने ये याद कर लिया तो ये हमें ये थ्योरी समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि जब हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या होता है, स्प्लिट होता है इनटू 2 कंपाउंड्स में, 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट होता है। वो 2 कंपाउंड्स कौन से हैं, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड विच इज PGAL, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हमने याद करने के लिए पागल करके याद किया था। क्या बोल रहा है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे पढ़ा था 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसे ये ट्रायोज फॉस्फेट को हम एक और नाम देते हैं पागल के नाम से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पागल, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड विच इज PGAL। ठीक है, कि जब ये कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है 2 कंपाउंड्स में, और उनका कार्बन नंबर भी स्प्लिट हो जाता है, 3,3 के 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वी फाइंड दैट देर इज वन स्टेप वेर NaDH प्लस H प्लस इज फॉर्म फ्रॉम NAD प्लस। कि हमने देखा एक स्टेप है, कौन सा स्टेप है भाई, ये वाला स्टेप है जहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है टू ट्रायोस बिस फॉस्फेट में, उस दौरान हमें NaDH प्लस H प्लस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज व्हेन द 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड व्हिच इज PgAl इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट BPGA. Two redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom from PaGl and transferred into the molecule of NaDH. 2 redox equivalent यानी कि 2 H प्लस की बात कर रहे हैं कि जब ये प्रोसेस होता है ना, कौन सा प्रोसेस, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट में, तो इस दौरान 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट यानी कि NaDH प्लस को NAD प्लस को क्या मिलता है, 2 H प्लस की प्राप्ति होती है। उससे क्या होता है, NaDH बनता है प्लस H प्लस की फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट की प्राप्ति होती है और इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, NaDH प्लस H प्लस की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो ये पागल है इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऑक्सीडाइज होता है कि यहाँ पे ये स्टेप ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे NaDH प्लस H प्लस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे NCERT क्या बोल रहा है कि जब ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट में, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, अटैच होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट होता है BPGA में। व्हाट इज BPGA, यही 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट को उन्होंने BPGA का नाम दिया। ठीक है, so the conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। कि क्या बोल रही है, जो कन्वर्जन है, कौन सा कन्वर्जन, ये BPGA जब 2 ट्रायोस फॉस्फेट में यानी कि PGA में कन्वर्ट होता है, तो मेक श्योर आपको इनका ऑल्टरनेटिव नाम भी याद हो। ठीक है, तो जब ये BPGA कन्वर्ट होता है PGA में, तभी भी हमें क्या होता है, एक एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो जो भी हमने रिएक्शन में पढ़ा है ना, उसको इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश सेंटेंस में NCERT ने यहाँ पे आजू बाजू में लिख दिया है, ताकि हमें NCERT थोड़ा बड़ा दिखे, ताकि लगे कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पैराग्राफ वाइज। सो दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, ATP के फॉर्म में ट्रैप हो जाता है। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP। जो अनदर ATP कब सिंथेसाइज होता है, जब PEP क्या हो गया, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया है, PEP। कि दूसरा एनर्जी कब मिलता है, जब PEP कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे लास्ट स्टेप में भी जो PEP से कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड, ये भी क्या है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। सो आई होप आपको ये 10 से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इनके ऑल्टरनेटिव नाम्स जैसे कि PEP हो गया, BPG हो गया, PAGL हो गया, NCERT इसको यूज कर सकती है क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो मेक श्योर आपको पता हो कि PAGL का फुल फॉर्म क्या है, PGA का फुल फॉर्म क्या है, BPGA का फुल फॉर्म क्या है। सो मेक श्योर आप ये जो 10 स्टेप रिएक्शन याद करें, साथ ही साथ ये थ्योरी को भी समझें और थ्योरी के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है वो आपके दिमाग में भी ऐड करें। ठीक है, सो ये 10 स्टेप यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पार्ट खत्म होता है, जहाँ पे हमने सक्सेसफुली ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में बना लिया। सो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड यानी कि हमने अपने खाने को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, Can you then calculate how many ATP molecule are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? सब क्या बता सकते हो कि कितने, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या होमवर्क रहेगा कि आप बता सकते हो कितने ATP फॉर्म हुए हैं एक ग्लूकोज से। इसका मतलब क्या हुआ है कि डायरेक्टली सिंथेसाइज यानी कि यहाँ से दिस इज द स्टेप नंबर 1 जहाँ पे ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल आया है टू कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, यहाँ पे डायरेक्टली ATP कितने बने हैं वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। भाई सामने तो दिख रहा है यहाँ पे ATP है, ये ATP है, फिर यहाँ पे भी एक ATP बना है। सो मेक श्योर आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो हमने कन्वर्ट किया। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पाइरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कि ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट बोल दो, एंड प्रोडक्ट बोल दो, क्या है हमारा पाइरुविक एसिड है।
और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मेक श्योर आपको ये याद हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने प्रीवियसली स्पेसिफाई कर दिया तो बार बार वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड नहीं लिखेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, कि भाई ये पायरुविक एसिड बाद में क्या करेगा, व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप। ये पायरुविक एसिड तो पार्शियली ऑक्सीडाइज है, सो फुली ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ये पायरुविक एसिड का क्या करेंगे। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि दिस डिपेंड ऑन द सेल्यूलर नीड, कि पायरुविक एसिड आके जाके किस फॉर्म में मॉडिफाई होगा वो टोटली डिपेंड करता है कि सेल की नीड क्या है। जैसे कि अभी हम समझते हैं कि सेल की नीड क्या होती है। So there are 3 major way in which the different cell handle pyruvic acid produced by the glycolysis. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है कि हम ना पायरुविक एसिड को 3 अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ सेल्स, कि सेल की नीड के हिसाब से हम पायरुविक एसिड को ग्लाइकोलाइसिस में जो बना है ना उसको 3 वे में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 3 वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. So हमारे पास 3 है, number 1 is lactic acid fermentation, number 2 is alcoholic fermentation and number 3 is the aerobic respiration. So what is the fate of pyruvic acid? ये totally depend करता है cellular need के ऊपर। सेल्यूलर नीड के बेसिस पे हम पायरुविक एसिड को 3 डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये फर्मेंटेशन कब होता है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो आपको आंसर मिल गया, क्या आंसर मिल गया, जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि भाई व्हाट विल हैपन। हमें पता है एनर्जी डेरिवेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो वो एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, तो उसका आंसर होगा फर्मेंटेशन के थ्रू। सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि व्हाट वुड बी द आंसर, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है वो एनर्जी अपने खाने से कैसे डिराइव करते हैं। सो आपको आंसर मिल गया होगा, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जिसकी हेल्प से एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। ठीक है, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा वो कॉमन स्टेप था, उसके बाद जो सेलुलर नीड होती है, जैसा कंडीशन होता है उसके हिसाब से क्या होता है, प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल, कि जैसे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी एरोबिक कंडीशन में, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर, प्लांट के अंदर पूरा एकदम प्रॉपर एरोबिक कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। और इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए कि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि ग्लूकोज के अंदर की पूरी एनर्जी हम प्राप्त कर ले, इसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या किस प्रकार का प्रोसेस अडॉप्ट करता है, क्रेब्स साइकिल। इसे हम क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को, कि भाई ऑफ कोर्स साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है कि ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसने एक्सप्लेन किया था, क्रेब भाई साहब ने किया था, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया। इसी की वजह से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। सो ऑफ कोर्स जिसके अंदर डिमांड, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, जिसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन का डिमांड होगा, ऑक्सीजन की डिमांड होगा तो ऑफ कोर्स उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। सो यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। नंबर 1 कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म खाने से एनर्जी को डिराइव करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर करता है तो उस प्रोसेस को जहां पे हम ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो एनर्जी हम रिलीज प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए वो क्रेब्स साइकिल को अडॉप्ट करता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो चलिए हम समझते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस को, जो बेसिकली adopted by those anaerobic bacteria, anaerobic organisms, जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि एनर्जी डेरिवेशन हो सके इवन विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। फर्मेंटेशन, जैसे कि आपने देखा होगा, फर्मेंटेशन आपने बहुत बार सुना होगा ना कि इसको थोड़ा फर्मेंट करने के लिए रख दो, ये सब बहुत डेली लाइफ में आपने समझा होगा। अभी यहाँ पे फर्मेंटेशन का भी मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है।
कि इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट का हमने एग्जांपल लिया जो एनारोबिक कंडीशन को प्रेफर करता है. सो इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट the incomplete oxidation of glucose is achieved under the anaerobic condition by set of reaction where the pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. कि क्या बोल रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस को. फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है कि जो पायरुविक एसिड है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल को फॉलो कर रहा है, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस हमारे पास वाटर में कन्वर्ट होगा. लेकिन यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन फॉलो अप हो रहा है, इसी की वजह से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कमी है. किसी चीज की कमी होगा, कुछ तो लॉस होगा ना. अगर ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी डेरिवेशन के लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो किसी चीज की कमी है. किसी चीज की कमी है तो हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट भी लॉस होगा. इसी की वजह से यहाँ पे इथेनॉल के फॉर्म में लॉस होता है. तो क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ सकती है कि पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान किन दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. तो आपको पता होना चाहिए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द एंजाइम पायरुविक एसिड decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. very very important. कौन से दो, कौन से दो एंजाइम्स हैं पायरुविक एसिड को फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान हेल्प करने के लिए. नंबर 1 पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड दूसरा क्या है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज. वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों याद होना चाहिए. कौन से दो एंजाइम, नंबर 1 इज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड नंबर 2 इज एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पे हमें इथेनॉल नहीं बन के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. The steps involved are shown in the figure 14.2. कि जो स्टेप्स होते हैं कि ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस को अनेबल करता है, ये पूरे प्रोसेस को हमें क्या करना है, समझना है. सो ये कंप्लीट फर्मेंटेशन का प्रोसेस है. यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमें ये डायग्राम भी समझना है और इस थ्योरी को भी समझना है. सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है. इन एनिमल ऑल्सो like muscles during exercise when oxygen is inadequate for the cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आने की संभावना 102% है. क्या बोल रहे हैं कि हमारे बॉडीज की कभी कभार कुछ सेल्स के अंदर भी ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन हमारे सेल्स को भाई एनर्जी की आवश्यकता, तो रेगुलर बेसिस पे हमें एनर्जी को सप्लाई करते रहना पड़ेगा. सो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे मसल सेल्स, अगर आप पूछोगे एग्जांपल क्या है भाई, तो मसल सेल्स जब भी हम बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे. तो वहां पे भी क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. और यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस लाइन से क्या समझ में आया कि हमारे बॉडी के भी कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बट दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी. इस दौरान क्या करता है, हमारी बॉडी भी पायरुविक एसिड को CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट ना करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और इस पूरे प्रोसेस को कौन एक्सेलरेट करता है, कौन हेल्पफुल करता है, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो ये एंजाइम है जो हमारे बोलते हैं ना, जब इनएडवोकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बहुत ही काम में आता है, ठीक है. द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADHH+ which is reoxidized to NAD+ in both the process. क्या बोल रहा है, ओके ये कब समझ में आएगा, जब हम रिएक्शन करेंगे. फिलहाल के लिए हम रीड करके छोड़ देते हैं इसे यहाँ पे. जब हम रिएक्शन को समझेंगे तो ये लाइन क्लियर हो जाएगा, ठीक है. In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. तो बोल रही कि जो फर्मेंटेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है और किसी किसी में अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि इथेनॉल हो गया, राइट.
फर्स्ट स्टेप में हमने देखा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बन रहा है, और दूसरे में देखा कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि, और कुछ कुछ सेल्स भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीट लैक्टिक एसिड बीट अल्कोहल, फर्मेंटेशन के दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई किया है तो आपको याद होना चाहिए कितना। फर्मेंटेशन के दौरान 7% से भी कम 60% से भी कम एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एंड नॉट ऑल ऑफ इट इट्स ट्रैप एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। और इन 7% में से भी ना बहुत सारी एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्मेंटेशन के दौरान लेस देन, ये भी याद रखना है क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आपको कंफ्यूज करने के लिए मोर देन दे देगा। सो लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और नॉट ओनली दैट, इन 7% में से भी अगर हम ट्रैप करने की कोशिश करें ना तो ये सारा ट्रैप नहीं हो पाता है। सोच रहे हो कि दिस इज अ वेरी लॉस, बहुत ही लॉस वाला प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी की लॉस बहुत ज्यादा ही होती है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डियस, क्योंकि और एक और बात है कि ना ये जो प्रोसेस ही बॉडी में हो रहा है, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड बन रहा है हमारी बॉडी में, सो बीट लैक्टिक एसिड और अल्कोहल जो कुछ ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। लैक्टिक एसिड पेन कॉज करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये प्रोसेस ना हजार्डियस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो या तो एसिड बनता है या तो अल्कोहल बनता है, जो दोनों ही एकदम बेकार प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATPs are synthesized and deduct the number of ATP utilized during the glycolysis. उन्होंने क्या बोला है कि ये आप प्रोसेस को देखिए और समझिए कि कहाँ कहाँ ATP बन रहा है, और ये भी बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कहाँ कहाँ हमें ATP देने की आवश्यकता पड़ी थी। When one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी नंबर स्पेसिफाई किया है तो आपको लेस देन 7% और 13% याद होना चाहिए कि अगर ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, तो अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है तो बाय प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है। लेकिन ईस्ट क्या करता है, ईस्ट की बॉडी के अंदर अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गई तो ईस्ट अपने आप को ही मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि अल्कोहल की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 13% से ज़्यादा ईस्ट के बॉडी में अल्कोहल की कंसेंट्रेशन हुई तो क्या कर लेता है, वो अपने आप को पॉइजन करके मार देता है, ठीक है। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो आपको पता है ना कि नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए हम ईस्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ईस्ट अपने आप को 13% में ही मार लेता है तो आपके हिसाब से बेवरेजेस के अंदर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कितनी मैक्सिमम होती होगी? ये आप मुझे ढूंढ के जरूर बताइएगा, डू लेट मी नो। बहुत ही कॉमन सेंस है, अगर 13% में अपने आप को मार लेता है तो भाई बेवरेजेस के अंदर मैक्सिमम अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? नेचुरली बोला है, आर्टिफिशियली हम तो इसको कंसेंट्रेशन बहुत ही वेरी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही नेचुरली बोला है तो ऑफकोर्स इतना हिंट दे दिया मैंने तो मेक श्योर आपको पता चल गया होगा। इट्स अ वेरी कॉमन लॉजिक सेंस। हाउ डू यू थिंक अल्कोहल बेवरेजेस ऑफ alcohol content greater than this concentration are obtained? देखा एनसीईआरटी ने बाद में खुद ही पूछ दिया है कि आपको पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे बेवरेजेस पाए जाते हैं जहाँ पे अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% से ज़्यादा होती है, तो ऐसा हम कैसे अचीव कर पाते हैं? ऑफ कोर्स वी हैव मशीन्स, वी हैव टेक्नोलॉजीज ताकि हम कन्वर्ट कर सकें। लेकिन जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा वो नेचुरली पूछा, तो नेचुरल का आंसर 13% ही होगा, राइट, कि मैक्सिमम कंसेंट्रेशन एक पर्टिकुलर बेवरेजेस का 13% तक ही जा सकता है। मैंने आंसर ये बता दिया आपको फिलहाल। कोई ना, आगे जो भी क्वेश्चंस आएगा तो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू आंसर इट। जब अपना अपना ब्रेन यूज करोगे ना, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी फन, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। सो मेक श्योर दैट यू हैव योर मेंटल स्टेमिना ऑन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं देखिए। अभी ठीक है, ये समझने ये पैराग्राफ समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं प्रोसेस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि हमें पता है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड भी, ये तो हमने ये पूरा वापस ग्लाइकोलाइसिस का ही स्टेप। हाँ, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्मेंटेशन को समझाने के लिए वापस ग्लाइकोलाइसिस को क्यों दिखाया है,
ताकि थोड़ा सा बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स दिखे आपको, थोड़ा सा डर लगे, इसी की वजह से। अगर आप ध्यान से देखो तो 2-3 स्टेप्स का ना ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप है, लेकिन छोटा दिखाने के लिए सिर्फ 2 स्टेप में 3 स्टेप में खत्म कर दिया, बट ये है क्या एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारे पास पायरुविक एसिड बना, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के टर्म में बना था। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा, किसी के अंदर लैक्टिक एसिड में बनेगा और किसी के अंदर इथेनॉल यानी अल्कोहल बनेगा। लैक्टिक एसिड किसके अंदर बनेगा, हमारे मसल्स के अंदर, और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किस में बनेगा, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेगा। ठीक है, सो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनना हो या इथेनॉल बनना हो, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट NADH+H+ क्या करता है, NAD+ में कन्वर्ट होता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी यील्ड नहीं हो रहा है, हमें एनर्जी को देना पड़ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, की ग्लूकोज से हम 7% से भी कम एनर्जी को डिराइव कर पाते हैं। तो वेरी इजी, ये देख रहे हो अब दिखने में ये कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है क्या, यहाँ तक तो ग्लाइकोलाइसिस ही है। ये पायरुविक एसिड 2 पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इसका 2 फेट है, इसका 2 फ्यूचर में, यानी कि इसका 2 प्रोडक्ट बन सकता है। लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट NADH+H+ क्या करेगा, अपना H+ देगा और NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों में तो सेम है। सो कैन यू इमेजिन, एनसीईआरटी सिर्फ आपको डराने की कोशिश करता है, दैट्स इट। देखा जाए तो ये दिखने में पहली बार आपने देखा तो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब ये आपने समझा तो देखा ना, आधे से ज्यादा 90% तो प्रीवियस वाला ही था जो हमने अभी समझा था, और बाद में सिर्फ एक स्टेप ऐड कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, what then is the process by which the organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a larger number of ATP molecule। so, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम ग्लूकोज के अंदर से अपने नीड के हिसाब से सारी एनर्जी को कैप्चर कर सके, उस प्रोसेस को कहते क्या है, तो उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, मेथड फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर। तो इन यूकैरियोट्स दिस स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर ऑक्सीजन। कि भाई आप टेंशन मत लो, हम ग्लूकोज के अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो आपको नंबर 1 चीजें क्या है, आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये लोकेशंस को याद रखिएगा, ठीक है। Aerobic respiration is the process that lead to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and release of carbon dioxide, water and large amount of energy present in the substrate। कि हमने ये डेफिनेशन तो हमने 100 बार समझ लिया कि भाई व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सके, जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की प्राप्ति हो और बाय प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, okay, this type of respiration is most common in higher organism जैसे कि प्लांट्स हो गया, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन है। एंड वी विल लुक एट दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेशन। सो हम ये कभी देखने वाले हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले, आई होप। सो यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन भी खत्म होता है, एंड आई होप आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है प्लीज डू नॉट गेट पैनिक, थोड़ा सा वक्त दीजिए, समझ में आ जाएगा। सो हम आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस है और एरोबिक रेस्पिरेशन का ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू अदर वाला पार्ट, तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो यहाँ तक हम पार्ट 1 में यहाँ तक ही समझेंगे ताकि आपको एक अच्छा क्लियरेंस मिल सके। और मेक श्योर पार्ट 2 देखने से पहले आपको पार्ट 1 एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका जो आगे का समझने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो और भी आसान हो जाए। ठीक है, सो कुछ भी डाउट है डू लेट मी नो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है री वॉच द लेक्चर, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, डू आस्क मी। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए। ठीक है, मैकेनिज्म के दौरान ही बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, तो हमारे बॉडी को ना, हमारे प्लांट बॉडी को बाहर से ऑक्सीजन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसी की वजह से उनके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तीसरा क्या रीजन है, इन शॉर्ट अगर मैंने इसको तीसरा रीजन मान लिया तो इसको चौथा रीजन मान लेते हैं कि फोर्थ रीजन क्या है हमारे पास। दिस इज द फोर्थ रीजन। ठीक है,